Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। अभी स्टूडेंट सब ज्वाइन हो रहे हैं सर, तो 2-3 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ये लोग ज्वाइन करते रहेंगे सर। ओके सर, ओके, यू टेक योर ओन टाइम। आप अपना ओके टाइम लीजिए, उसके बाद ओके सर। Sir, जी पीओ जी। I think we should start from now. ओके। So, hello, dear student. Good afternoon. I am Dr. Piyush Gupta from the Office of Design Innovation Center. I would like to take this opportunity to welcome you on the behalf of uh, Ministry of Education's Innovation Cell, Institutions Innovation Council, Banaras Hindu University. Today, we are here to have a session on trademarks and its regulation in India in context of uh, IPR and its management. So, I would like to welcome Dr. Adesh Kumar, Assistant Professor at Faculty of Law, Banaras Hindu University, to take this session for you. So,
Welcome, Adesh sir, and please continue the session. Okay, thank you, Dr. Piyush. I hope my voice is clear to you, to all of Yes, you, sir, it is clear. and my screen is also visible to you, no? Yes, sir, it is visible. Okay. Uh, First of all, I express my deep sense of gratitude to the organizer of this workshop, Dr. Manish Arora ji, and the moderator of the program today, Dr. Piyush ji. The topic which I have chosen here is trademark and its regulation in India. We all know that whenever we start any commercial activity, in that commercial activity, trademarks plays very important role. You know? Though we do have the other intellectual properties also. For example, if we start the manufacturing of the bikes, there is bundle of intellectual properties. The bike may have the invention of the engine, the bike have the design of the bike, and the bike also may have the trademark. So there are a lot of intellectual properties: copyright, design, trademark, patent, geographical indication, plant varieties, integrated chips and circuits. But it is the trademark which is very important in order to sell your goods or to inform the customers about the quality of the goods or the specifications of the goods, है ना? तो जब भी हम लोग कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो ट्रेडमार्क जो है वो बाकी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से अलग प्लेस रखता है, अलग स्थान रखता है। तो आज हम ये जानेंगे कि व्हाट इज ट्रेडमार्क एंड हाउ इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। ट्रेडमार्क को देखने के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। नंबर वन, कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, और नंबर टू, एंटरप्रेन्योर्स पर्सपेक्टिव। तो जब हम इसे कस्टमर की पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो द ट्रेडमार्क इज अ यूनिक सिंबल और वर्ड यूज्ड टू परचेज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक बिजनेस और ब्रांड और लोगो। तो जब कस्टमर किसी ट्रेडमार्क को देखता है, समझता है, जानता है, तो उसका पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना सा होता है कि वो कुछ चीजों को लाइक करता है, कुछ चीजों को डिसलाइक करता है। तो वो अपनी लाइकिंग्स की चीजों को खरीदना चाहता है। ही वांट टू परचेज दोज गुड्स इन विच ही हैज इंटरेस्ट, जिसमें उसका बहुत रुझान होता है, बहुत इंटरेस्ट होता है या उसका कोई फायदा होता है। तो वो ट्रेडमार्क के थ्रू उन वस्तुओं को मार्केट से खरीदता है। आप सब लोग अगर अपने घर की एक्टिविटी को कभी नोट किए हो तो आपने देखा होगा, आज भी कुछ घरों में होता है और आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले तो मोस्टली घरों में होता था कि पेरेंट्स जो है, या हम अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाते थे अप्रैल के महीने में या फिर उधर दिसंबर के महीने में, और मार्केट से गेहूं या चावल इकट्ठा खरीद के लाते थे, पूरे साल भर का स्टोर करते थे। उस समय गेहूं और चावल जो थे वो ट्रेडमार्क से नहीं बिकते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि जाते थे मार्केट में, ओपन मार्केट होती थी, गेहूं की ढेरियां लगी रहती थी बहुत सारे, और उधर गेहूं को देखते थे कौन सा मोटा है, किसका कलर अच्छा है, किसकी ग्रोथ अच्छी है, और खरीद के ले आते थे। ठीक है, लेकिन उस तरीके से गेहूं या चावल खरीदने में एक बात थी कि क्वालिटी हमेशा इंश्योर्ड नहीं होती थी, है ना? अगर आप बहुत अवेयर हैं, अगर आप बहुत स्किलफुल पर्सन हैं, अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन हैं, तो शायद आप अच्छा गेहूं या अच्छा चावल खरीद लें। लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता था कि हम चावल खरीद के लाए, गेहूं खरीद के लाए, और वो उस क्वालिटी का नहीं निकला जिस क्वालिटी का हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ट्रेडमार्क आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये दूर करता है। आज आप जब भी मार्केट में चावल खरीदने जाते हैं, आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का चावल मार्केट से ले आते हैं। आप क्वालिटी कभी चेक करते ही नहीं है ना? सपोज मैं केवल एकेडमिक पर्पस के लिए अगर किसी ट्रेडमार्क का नाम देता हूँ, दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एकेडमिक। सपोज करिए कि इंडिया गेट के नाम से आप चावल खरीदते हैं। तो जब भी आप इंडिया गेट के नाम से चावल खरीदते हैं, आप कभी भी उसकी क्वालिटी को चेक नहीं करते हैं। आपको पता है कि इंडिया गेट का चावल जो पर्टिकुलर प्राइस रेंज में है या पर्टिकुलर नाम से है, उसे जब आप खरीद के लाएंगे तो आपको वही क्वालिटी मिलेगी जो आपने पिछली बार खरीदी थी या उससे पिछली बार खरीदी थी। तो ये कस्टमर का पर्सपेक्टिव होता है ट्रेडमार्क को देखने के लिए। एक्चुअली बाय वे ऑफ ट्रेडमार्क,
कस्टमर जो है वो उस क्वालिटी के गुड्स को दोबारा खरीदना चाहता है जिसमें कि उसका विश्वास है, उसका फेथ। एक ये पर्सपेक्टिव है और मैंने आपको बताया कि इसके थ्रू ही हम गुड्स बहुत आसानी से उस क्वालिटी की खरीद लेते हैं जिस क्वालिटी की हम चाहते हैं बिना कोई धोखा खाए, है ना? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क जो है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल करने का, प्रोडक्ट खरीदने का या सर्विसेज को अवेल करने का एक गेटवे है ना? ये बेसिकली ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर और कस्टमर के बीच में एक मीडिएटरी रोल प्ले करता है। ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर उस क्वालिटी की गुड्स मार्केट में रखता है जिस क्वालिटी की गुड्स कुछ कस्टमर को पसंद है और ट्रेडमार्क के थ्रू जो है आप उन गुड्स को, उन क्वालिटी गुड्स को, उन लाइकिंग वाली गुड्स को खरीद लेते हैं। तो बेसिकली ट्रेडमार्क जो है वो आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाली प्रोडक्ट को खरीदने में मदद करता है। डिसलाइकिंग मतलब सपोज करिए कि आपको पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट पसंद है, कोलगेट का नहीं पसंद है। तो ये आपकी डिसलाइकिंग को भी रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कि आप कोलगेट का पेस्ट ना खरीद लें, इसलिए ये आपकी मदद करता है और आप पेप्सोडेंट का पेस्ट खरीद पाएँ, इसलिए ये आपकी मदद करता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स आल्सो। अब आइए आते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है, कारोबारी है ना? जो अपने इंस्टीट्यूट को खड़ा करता है कमर्शियली, उसके पर्सपेक्टिव से ट्रेडमार्क क्या कहता है? तो एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से ट्रेडमार्क जो है वो एक यूनिक सिंबल है, एक शब्द है या शब्दों का समूह है जो कि या तो उसके प्रोडक्ट को या फिर उसके बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट करता है ना? ट्रेडमार्क के माध्यम से कोई एंटरप्रेन्योर, कोई प्रोप्राइटर अपनी वस्तुओं को मार्केट में प्रेज़ेंट करता है, ताकि उस वस्तु को लाइक करने वाला व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं को खरीदे, उसके धोखा खाकर किसी और वस्तु को ना खरीद ले। तो ये एंटरप्रेन्योर का पर्सपेक्टिव है और आप जानते हैं कि ट्रेडमार्क जो है वो एक इंटेलेक्चुअल क्रिएशन है। दिमाग के द्वारा बनाई गई एक क्रिएशन है ना? जिसमें कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी मेंटेन करके, हार्ड वर्क करके, उसका बहुत एडवर्टाइज़मेंट करके, बहुत सारा रेवेन्यू इन्वेस्ट करके आप उसको मेंटेन करते हैं। तो इसे इंटेलेक्चुअल क्रिएशन इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने वाली एक मैकेनिज्म है, एक संस्था है। इसलिए इसे इंटेलेक्चुअल क्रिएशन के नाम से जानते हैं और ये आईपीआर के अंदर आती है और कवर होती है। इसको इसीलिए हम लोग आईपीआर के अंतर्गत प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्रिएशन है और एक इंटेलेक्चुअल क्रिएशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में प्रोटेक्टेड होती है। तो इसका इस्तेमाल केवल वही कर सकता है जिसने इसको क्रिएट किया है, एंटरप्रेन्योर, है ना? आईपीआर के बारे में कहा जाता है कि ओनली ही कैन रीप द फ्रूट्स हू सो दैट। तो जिसने बोया है केवल वही काट सकता है, जिसने बोया नहीं है वो काट नहीं सकता, है ना? तो आईपीआर की पूरी की पूरी प्रोटेक्शन है वो इसी सिद्धांत पर डिपेंड करती है कि भाई जिसने फसल बोई है उसके फ्रूट्स उसी को मिलेंगे, किसी और को नहीं मिलेंगे। इसी कारण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो कंसेप्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया और उसको लीगलाइज किया गया। ठीक है? तो इट्स ए कॉर्पोरेट एसेट, ये कॉर्पोरेट एसेट होती है ना? जैसे जब आप कोई संस्था शुरू करते हैं, सपोज करिए कि आपने मिठाई की एक दुकान खोली, तो मिठाई की दुकान खोलने के लिए आप एक फैक्ट्री लगाएँगे, फैक्ट्री में मशीनें लगाएँगे, है ना? फर्नेस लगाएँगे, भट्टी लगाएँगे, सारा सामान जुटाएँगे। तो जैसे वो आपकी कॉर्पोरल एसेट है, वैसे ही ये जो ट्रेडमार्क होता है, वो ट्रेडमार्क भी आपका इनकॉर्पोरल एसेट है ना? एक ऐसी एसेट है जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है ना? तो इसलिए इसको एंटरप्रेन्योर की कॉर्पोरल एसेट मानते हैं, बाकी एसेट के साथ, बाकी संपत्तियों के साथ। और सारी संपत्ति हो सकती है ना? फैक्ट्री हो सकती है, कारखाना हो सकता है, मशीनें हो सकती हैं, ऑफिस हो सकता है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो ऐसी उन सारी संपत्तियों के साथ ट्रेडमार्क भी एक संपत्ति होता है, जो कि प्रोप्राइटर के नाम में प्रोटेक्ट होती है। अब बात आती है कि इंडिया में ट्रेडमार्क को रेगुलेट करने वाले लॉ कौन-कौन से हैं? कानून जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो फिर ट्रेडमार्क लॉ और उसकी जो रूल्स रेगुलेशन है उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप ट्रेडमार्क के माध्यम से वस्तुएँ बेचेंगे। वो दौर चला गया कि जब ओपन मार्केट में वस्तुएँ बिकती थी। देखिए, ओपन मार्केट में वस्तुएँ आज भी बिकती हैं, लेकिन उनकी सेल, उनकी जो क्या कहना चाहिए, एस्टीमेट है वो उतना नहीं होता है जितना कि जो लोग ट्रेडमार्क के थ्रू वस्तुएँ बेचते हैं, उनका होता है ना? तो एज़ ए एंटरप्रेन्योर इट इज़ वेरी नेसेसरी to know at least some rules and regulations
क्योंकि जब भी आप ट्रेडमार्क स्टार्ट करेंगे अपने बिज़नेस के लिए, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको कुछ नहीं पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने लॉ नहीं पढ़ा और आपने ट्रेडमार्क बना लिया, तो हो सकता है कि वो कभी रजिस्टर ही ना हो पाए, है ना? हालाँकि आप बिना रजिस्टर किए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कर दे, ठीक है? और ट्रेडमार्क क्यों बनाता है? ट्रेडमार्क आदमी इसलिए बनाता है कि केवल मैं इस्तेमाल करूँ, कोई दूसरा ना इस्तेमाल करे। ट्रेडमार्क की बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्ट होती है, वो ये होती है कि मेरा ट्रेडमार्क मैं इस्तेमाल करूँ, मैं ही उस नाम से वस्तुएँ बेचूँ। लेकिन आप आपने ट्रेडमार्क लॉ को ध्यान में नहीं दिया और ट्रेडमार्क आपने तय कर लिया अपने बिज़नेस के लिए और 5 साल बाद जब आप उसे रजिस्टर कराने जाएँगे, तो पता लगेगा कि रूल्स रेगुलेशन के कारण ये रजिस्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब कि दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति और भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। तब आपने जो गुडविल बनाई होगी, तब आपने जो रेपुटेशन बनाई होगी, तब आपका ट्रेडमार्क जो फेमस हुआ होगा, तो बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और ट्रेडमार्क रूल्स 2017 को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 99 के बाद से यही एप्लीकेबल है। हालाँकि इससे पहले भी अधिनियम थे, इससे पहले ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 था, जिसे कि 1999 में रिपील कर दिया गया और नया एक्ट लाया गया। तो पुराने एक्ट में कुछ खामियाँ थी, क्योंकि 1958 में बना था। उस ज़माने में ना तो ट्रेड एंड कॉमर्स इतना डायनामिक फॉर्म में था, ना टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, तो वो बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखा गया था, बहुत सारी चीज़ें उसमें कमियाँ थी। दूसरी बात, इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है, उनका दौर डब्ल्यूटीओ के आने के बाद शुरू हुआ है, तो डब्ल्यूटीओ ने भी बहुत सारे कंप्लायंस करने को बताए, है ना? जैसे कि ट्रिप्स एग्रीमेंट, उससे सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ गवर्न होती हैं। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट 1 जनवरी 1995 को इफेक्ट में आया और जिसने ट्रिप्स एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया, जिस मेंबर कंट्री ने ट्रिप्स एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया, उन्होंने ये तय किया सिग्नेचर के माध्यम से कि अपनी कंट्री में हम ट्रिप्स एग्रीमेंट के प्रावधानों को लागू करेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि 1958 का जो एक्ट था, वो पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में आके लगभग फेल होने लगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन जो थे, वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं थे, उसके अगेंस्ट थे। उन प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए हमने एक नया एक्ट बनाया, जिसे हम ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के नाम से जानते हैं। और ट्रेडमार्क एक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिवली लीगली रेगुलेट करने के लिए रूल्स की जरूरत पड़ती है। हम लोग हर चीज अधिनियम में नहीं लिख सकते, क्योंकि अधिनियम में लिखेंगे तो अधिनियम इतना बड़ा हो जाएगा कि उसे पढ़ना संभव नहीं होगा, है ना? कुछ चीजें ऐसी होती है जो लगातार बदलती रहती है। जैसे एक समय में एप्लीकेशन मैनुअल थी, आज ऑनलाइन हो गई। अब आप इसको अधिनियम में लिख देंगे, तो अधिनियम में परिवर्तन करना पड़ेगा। अधिनियम में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। पार्लियामेंट में जो एक्टिविटी होती है, बहुत ही लार्ज, बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही टाइम टेकिंग होती है। तो वहाँ बदलना आसान नहीं होता है, तो इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं। रूल मेकिंग पावर किसको दी जाती है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बहुत ईज़िली नोटिफिकेशन के द्वारा उन रूल्स में परिवर्तन कर लेती है ना? जैसे कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि भई ट्रेडमार्क को फाइल करने की एप्लीकेशन मैनुअली भी होगी और ऑनलाइन भी होगी, है ना? आगे चल के गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि नहीं, केवल मैनुअल मैनुअल को हटा दिया जाएगा, केवल ऑनलाइन होगी, तो ऑनलाइन हो जाएगी। तो एक्ट में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूल से हम ये डिसाइड कर सकते हैं। और रूल्स आज बनाइए, कल नोटिफाई करेगा, ये परसों से लागू हो जाते हैं। लेकिन अधिनियम के लिए क्या है? अधिनियम के लिए पहले आपको बिल संसद में लाना पड़ेगा, संसद में बहस करनी पड़ेगी, पहले लोकसभा में बहस होगी, फिर लोकसभा की कमेटी देखेगी, फिर उस पर वोटिंग होगी, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा देखेगी, फिर कमेटी देखेगी, फिर वोटिंग होगी और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट से वापस आके रजिस्ट्रार के पास आएगा। तो इसको करने में 2-4 महीने लग जाते हैं और अगर लोकसभा सत्र में नहीं है, तो 6, 7, 8 महीने भी लग जाते हैं। और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो फिर ऐसी स्थिति में 2-4 साल, 5 साल भी लग जाते हैं, है ना? आपको याद होगा कि लोकपाल बिल पहली बार 1969 में लाया गया, ठीक है? और 30 सालों तक पास नहीं हो सका। कभी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, कभी पास नहीं हुआ, कभी कोई आपत्ति आ गई। तो इसलिए रूल्स बनाना आसान होता है, रूल्स में परिवर्तन करना आसान होता है, इसलिए रूल मेकिंग पावर किसको दी जाती है? गवर्नमेंट को। तो अब बात आती है कि ये जो दोनों एक एक्ट और ये रूल्स है, किस पर लागू होते हैं, ठीक है? तो ट्रेडमार्क एक्ट और ट्रेडमार्क रूल्स जो है, वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पर भी लागू होते हैं और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पर भी लागू होते हैं, ठीक है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत कि आपको अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी आप अपने ट्रेडमार्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटी चला सकते हैं, है ना? आप एक शॉपिंग मॉल खोलिए और शॉपिंग मॉल का नाम कुछ भी रख दीजिए, वी टू मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाज़ार और उसका रजिस्ट्रेशन मत कराइए, चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं आप अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराइए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना ट्रेडमार्क एक्ट में, ना ट्रेडमार्क रूल्स में। ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, है ना? जैसे आप देखिए, अगर आप बाइक खरीदेंगे तो ऑप्शनल नहीं है, बाइक का रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही कराना पड़ेगा। कार खरीदेंगे, रजिस्टर कराना ही कराना पड़ेगा, है ना? आप कोई प्लॉट खरीदेंगे, 100 रुपए से ऊपर की संपत्ति का, आपको उस प्लॉट की रजिस्ट्री करानी ही करानी पड़ेगी, रेवेन्यू स्टैम्प देना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडमार्क में ऐसा नहीं है। ट्रेडमार्क को आप बिना पंजीकृत कराए, बिना रजिस्टर कराए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर कोई ट्रेडमार्क को आपकी मर्ज़ी के बिना, आपकी सहमति के बिना दूसरा इस्तेमाल कर लेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको बड़ी मुश्किल से क्षतिपूर्ति मिलेगी। क्योंकि क्षतिपूर्ति के जो मानक है, जो लॉ है, वो थोड़ा-सा स्ट्रिंजेंट है ना? थोड़ा-सा कठिन है। तो वो मुश्किल होती है। तो ऐसी स्थिति में हर हर ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर क्या चाहता है? ये चाहता है कि उसका ट्रेडमार्क जल्द से जल्द रजिस्टर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर रजिस्टर हो गया, तो ऐसी स्थिति में फिर कोई दूसरा व्यक्ति इस दुनिया में उस ट्रेडमार्क को उस वस्तु या उस सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए, है ना? जैसे कि आपने अपने मसाले के लिए एक नाम रजिस्टर करा दिया, अशोक मसाले। तो अब अशोक के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति मसाले नहीं बेच सकता, ठीक है? कोई अशोक नाम जो है मसाले की रजिस्टर ना करा सकता है और ना बिना कराए बेच सकता है। ये भी है कि बिना कराए भी नहीं बेच सकता है। तो ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दोनों पर लागू होता है, नंबर 1। नंबर 2, 1999 से पहले जितने भी ट्रेडमार्क थे, ये उन पर भी लागू होता है और 1999 के बाद जितने ट्रेडमार्क पंजीकृत हुए हैं, ये उन पर भी लागू है, ठीक है? तो ये एक्ट के बारे में है। अब बात आती है कि ट्रेडमार्क की डेफिनिशन क्या है? ट्रेडमार्क की परिभाषा क्या है ना? तो ट्रेडमार्क की परिभाषा जो है, मैंने उसको थोड़ा-सा आसान शब्दों में, जनरल टर्म्स में आपके लिए रख दिया है ना? ट्रेडमार्क के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है मार्क, ये चिन्ह होना चाहिए, कोई एक मार्क होना चाहिए, है ना? मार्क ऐसा हो जिससे कि हम या तो आँखों से देख पाएँ, परसीव्ड बाय द आईज़, या फिर नाक से सूंघ पाएँ, या फिर कान से सुन पाएँ, या फिर टंग टेस्ट कर पाएँ, है ना? तो मार्क का मतलब ये नहीं कि मार्क, जैसे आप डिक्शनरी में जाएँगे तो डिक्शनरी में मार्क का मतलब आएगा कि ऐसे मार्क जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं। लेकिन वो डिक्शनरी की मीनिंग है, लीगल मीनिंग नहीं है। यहाँ पर मार्क का मीनिंग है कि कोई भी ट्रेडमार्क जो कि आँखों से देखा जा सके, नाक से सूंघा जा सके, कान से सुना जा सके और टंग से टेस्ट किया जा सके, उसे मार्क कहते हैं। ठीक है? अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा आगे चलकर, लेकिन यहाँ समझिए कि मार्क में क्या-क्या आता है। मार्क में आती है डिवाइस, जैसे जब हम कार पर ट्रेडमार्क लगाते हैं, तो कार पर ट्रेडमार्क लगाने का तरीका कफ सिरप की बॉटल पर ट्रेडमार्क लगाने के तरीके से भिन्न होता है। कफ सिरप की बॉटल पर ट्रेडमार्क लगाने का तरीका स्वेटर पर मोंटे कार्लो का टैग लगाने के तरीके से भिन्न होता है ना? तो अलग-अलग इंडस्ट्री में ट्रेडमार्क को अलग-अलग नाम दिए गए हैं, है ना? पार्लियामेंट ने ये कोशिश की ज्यादातर नामों को यहाँ पर संग्रहित कर ले, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना? मार्क शब्द के अंतर्गत सब कुछ आता है। डिवाइस, जैसे कार पर जब हम लगाते हैं, तो जैसे कार में स्टीयरिंग लगाते हैं, कार में लाइट लगाते हैं, कार में पावर विंडो लगाते हैं, वैसे ही हम कार में एक डिवाइस लगाते हैं जिस पर कि मार्क छपा होता है। टाटा, हुंडई, होंडा, डेवू, है ना, टोयोटा। तो वो स्टील का या निकल पॉलिश किया हुआ मार्क होता है, या ब्लैक कलर का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि निकल का ही हो, उसे हम डिवाइस बोलते हैं। कभी-कभी हम ब्रांड के नाम से काम करते हैं। जैसे आप बनारस में मिठाई खरीदने जाइए, तो यहाँ मिठाई की बहुत सारी दुकानें हैं, क्षीरसागर। तो क्षीरसागर एक ब्रांड के रूप में काम कर रहा है ना? अब आप देखिए, जब आप क्षीरसागर की मिठाई लेने जाते हैं, तो मिठाई के ऊपर नहीं लिखा होता है क्षीरसागर। क्यों? क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट है कि उस पर हम ट्रेडमार्क नहीं लगा सकते। एक ब्रांड के नाम से बेचते हैं। मतलब ये है कि क्षीरसागर के आउटलेट में जो भी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, वो क्षीरसागर की प्रोप्राइटरी है, क्षीरसागर के प्रोडक्ट है। आप उन प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं। तो कहीं-कहीं हम डिवाइस नहीं लगा सकते, हम ब्रांड के नाम से करते हैं। कहीं हेडिंग, है ना? हेडिंग के नाम से कारोबार करते हैं। ठीक है? कोई एक चीज़ है, जैसे जैसे कुरियर है, तो कुरियर में क्या करते हैं, कुरियर की जो रिसिप्ट आपको मिलती है, उसकी रिसिप्ट में लिखा होता है ना? फर्स्ट फ्लाइट, ब्लू डार्ट। हेडिंग के रूप में होता है। लेबल, लेबल के रूप
उसमें मिलता है, जब आप कफ सिरप खरीदते हैं या कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसमें स्टिकर के माध्यम से लगा दिया जाए, कोई स्लिप लगा दी जाए, उसे लेबलिंग कहते हैं। जब आप गारमेंट्स इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे टिकटिंग के फॉर्म में होता है, मोंटो कार्लो का टैग लगा होता है, वो भी ट्रेडमार्क के फॉर्म है। तो वो ट्रेडमार्क को लगाने का एक तरीका होता है, वो मार्क में इंक्लूड होता है ना? जनरली ट्रेडमार्क या तो नाम होता है या सिग्नेचर होता है या वर्ड होता है या लेटर होता है या न्यूमरल होता है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो नया नया दौर आया है, जो नई इरा आई है, उसमें शेप ऑफ गुड्स गुड्स की शेप भी ट्रेडमार्क हो सकती है ना? कैसे गुड्स की शेप ट्रेडमार्क हो सकती है? जैसे आप देखिए कि कैडबरीज़ की चॉकलेट का एक पर्टिकुलर शेप होता है। वो शेप भी जो है वो चॉकलेट के रिस्पेक्ट में ट्रेडमार्क है। पैकेजिंग आप एक स्पेशल पैकेजिंग कर दीजिए, वो पैकेजिंग भी अपने आप में ट्रेडमार्क है। आपने देखा होगा बच्चों का किंडर जॉय स्पेशल पैकेजिंग में आता है, कलर कॉम्बिनेशन एंड शेप, ठीक है? तो वो जो शेप है उसकी एग शेप वो अपने आप में ट्रेडमार्क है और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स अगर 2 कलर्स आप कॉम्बिनेशन कर देंगे, तो वो भी ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आता है। तो ये सब मार्क है, इस तरीके से आप कोई भी मार्क चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये जो मैंने आपको मार्क बताए जनरली ऐसे मार्क है जो आँखों से देखने में सक्षम है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊँगा कि जो मार्क आँखों से देखने में सक्षम नहीं है, वो भी ट्रेडमार्क हो सकते हैं। तो आँखों से देखने में सक्षम नहीं है, तो वो कैसे ट्रेडमार्क होंगे? तो वो सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, है ना? मतलब ये कि अगर कोई मार्क जिसको कि आप रिप्रेजेंट कर पाएँ, भले ही वो आँखों से देखने में सक्षम नहीं है, लेकिन आप उसे रिप्रेजेंट कर पाएँ, आप उसे प्रदर्शित कर पाएँ, वो भी ट्रेडमार्क कहलाएगा। तो जो जो रिसेंट इरा आया मतलब पिछले 20 साल में एक नया दौर आया 20-25 साल में, वो ये कि लोगों ने कुछ नए प्रयोग किए और प्रयोग क्या किए? प्रयोग ये किए कि अपने कार्ड्स पर परफ्यूम लगाकर मार्केट में बेचना शुरू किया और वो परफ्यूम मार्केट में हिट हो गई और लोग समझने लगे परफ्यूम से कि कार्ड चीज़ का कार्ड है। लोगों ने जो बाइक के टायर थे, कार के टायर थे, उस पर परफ्यूम लगाकर बेचना शुरू किया मतलब टायर की रबर में ही उन्होंने परफ्यूम लगा दी। तो जब टायर मार्केट में आता था, खुशबू करता था, तो वो खुशबू जो है लोग पहचानने लगे, अरे! ये तो डनलप का टायर है या ये इस कंपनी का टायर है, ठीक है? आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टोन बजती है और आप समझ जाते हैं कि वो टोन दूरदर्शन की है। एक पर्टिकुलर टोन बजती है और आप समझ जाते हैं कि वो टोन एयरटेल की है। तो कुछ ब्रांड्स ने म्यूज़िकल टोन्स को, साउंड्स को इस्तेमाल करना शुरू किया और वो साउंड उनके बिज़नेस के रिस्पेक्ट में बड़ी फेमस हो गई, ठीक है? तो ऐसे ट्रेडमार्क्स जो कि आँखों से देखने में सक्षम नहीं है, लेकिन बाकी इंद्रियों के द्वारा, सेंसर के द्वारा पर्सीव किए जा सकते हैं, ऐसे ट्रेडमार्क्स को हम नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स कहते हैं। और ऐसे ट्रेडमार्क्स कौन-कौन से हैं? ऐसे ट्रेडमार्क है स्मेल मार्क्स। स्मेल मार्क्स को अडर मार्क्स भी कहते हैं या ऑल्फैक्टरी मार्क्स भी कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 साउंड मार्क्स, ध्वनि चिन्ह। तो ध्वनि चिन्ह भी जो है वो ट्रेडमार्क हो सकते हैं। नंबर 3 टेस्ट मार्क, जिसको आप अपनी टंग से सेंस कर पाएँ, वो भी कि एक पर्टिकुलर डिश है और उस पर्टिकुलर डिश का पर्टिकुलर टेस्ट है और वो टेस्ट बहुत फेमस हो जाता है जनता के बीच में, तो वो भी ट्रेडमार्क का रूप धारण कर सकता है, ठीक है? तो अगर ये ये सारे मार्क्स आँखों से तो आप देख नहीं सकते, स्मेल को, साउंड को और टेस्ट को, लेकिन अगर आप इनको रिप्रेजेंट कर दें, किस फॉर्म में? राइटिंग फॉर्म में। इफ यू आर एबल टू रिड्यूस इन राइटिंग, अगर आप राइटिंग में रिड्यूस कर पाने में सक्षम हैं, उसको रिप्रेजेंट कर पाने में सक्षम हैं, तो ये भी ट्रेडमार्क हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि आप उसे समझा पाएँ। म्यूज़िकल टोन है, तो म्यूज़िकल टोन को समझा पाएँ, ठीक है? तो म्यूज़िकल टोन को आप कैसे समझा पाएँगे? जब म्यूज़िकल टोन को बिना सुनाए किसी को कागज़ पर लिखकर समझाया जा सकता है। कोई आंसर करेगा मेरे क्वेश्चन का? बताइए, क्या म्यूज़िकल टोन को समझाया जा सकता है? बिना उसको प्ले किए केवल कागज़ पर लिखकर कि दूसरा वैसे ही समझ जाए। ओके, नोबडी विल आंसर। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें हीरो जो होता है म्यूज़िशियन होता है और हीरो जो है वो एक म्यूज़िकल टोन बजाता है, बाद में उसकी डेथ हो जाती है, फिर दूसरा हीरो आता है और वही टोन बजाता है और
लोग बड़े खुश हो जाते हैं, है ना? समझते हैं पुराना वाला हीरो है। देखिए ना, कई कई सारी ऐसी ऐसी पिक्चर्स हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि म्यूज़िकल टोन को म्यूज़िकल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। आपने देखा होगा म्यूज़िक के साइंस होते हैं, 4 लाइनें होती हैं जिन्हें हम स्टेप बार्स बोलते हैं और म्यूज़िक का साइन होता है, ठीक है? और उसको ऊपर-नीचे करके कर सकते हैं। वो लैंग्वेज इतनी इफेक्टिव है कि आप हूबहू वही प्ले कर सकते हैं जो किसी दूसरे ने प्ले की है। किसी दूसरे ने प्ले किया और प्ले करने का उसको कागज़ पर लिख दिया और जब आपको कागज़ मिलेगा आप प्ले करेंगे तो अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप बिल्कुल वही प्ले कर पाएँगे। इसे कहते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो म्यूज़िकल टोन रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना? और ग्राफिक के माध्यम से ग्राफिक मतलब कि लिखे हुए शब्दों के माध्यम से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, है ना? ऐसा क्यों लिखा गया है? ऐसा इसलिए लिखा गया है कि सपोज़ करिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने में आपने डीवीडी या सीडी की फॉर्म में म्यूज़िकल टोन रजिस्ट्रार ऑफिस में दिया, है ना? एक दिन डीवीडी खराब हो जाएगी, आज से 20 साल बाद मान लीजिए डीवीडी खराब हो गई, पेन ड्राइव खराब हो गई, तो ये कैसे पता लगा कि क्या म्यूज़िकल टोन थी? तो उसके लिए राइटिंग और रिव्यूज़ बड़ा बहुत इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन जो है कहीं न कहीं रिकॉर्ड रूम में रखा जाएगा और रिकॉर्ड रूम से डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो 20 साल बाद ये पता लग जाएगा कि ये टोन जो है वो उस ट्रेडमार्क के संदर्भ में रजिस्टर्ड है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद भी वो रिकॉर्ड बोलेगा कि 200 साल पहले ये टोन ए के फ़ेवर में रजिस्टर हुई है। इसलिए बी आज इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता या रजिस्टर नहीं कर सकता, है ना? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टियाँ ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जिनको कि आप तब तक यूज़ कर सकते हैं जब आप चाहें। बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। कॉपीराइट में 60 साल, डिज़ाइन को मैक्सिमम 15 साल, पेटेंट को मैक्सिमम 20 साल, है ना? इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडमार्क जब तक आपकी मर्ज़ी है और जब तक आपके बिज़नेस को चलाने वाले की मर्ज़ी है, तब तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम्पल खुद ही देख रहे होंगे। कोका कोला, टाटा, बजाज, कोका कोला 1850 के आस-पास रजिस्टर हुआ था, है ना? लगभग 250 साल हो गए, आज भी वैसे ही चला आ रहा है। ठीक है? इसे कहते हैं परपेचुअल प्रॉपर्टी, शाश्वत सुरक्षा, शाश्वत संपत्ति हमेशा रहेगी। जब तक आप इसको यूज़ करते रहेंगे, जब तक आप उसको रिन्यू कराते रहेंगे, तब तक वो रहेगी। ठीक है? तो ये तरीका होता है रिप्रेज़ेंट करने का कि वो ट्रेडमार्क जो कि नॉन कन्वेंशनल है, वो ट्रेडमार्क जो कि आँखों से देखे जाने में सक्षम नहीं है, उन ट्रेडमार्क को भी आप पंजीकृत करा सकते हैं। ठीक? थर्ड पॉइंट है कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज़ ऑफ अनदर। ठीक है? तीसरा ये कि ट्रेडमार्क केवल वही चिन्ह हो सकता है जो एक व्यक्ति की वस्तुओं को दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं से या एक व्यक्ति की सेवाओं को दूसरे व्यक्ति की सेवाओं से सुभिन्न करने में सक्षम है ना? आप मार्केट में जाते हैं, कहते हैं साहब मुझे पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट दे दीजिए। आप मार्केट में जाते हैं, कहते हैं मुझे ब्रिटानिया का बिस्किट दे दीजिए। आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं मुझे पतंजलि का सरसों का तेल दे दीजिए। आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे निविया की क्रीम दे दीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि वो ट्रेडमार्क वस्तुओं को सुभिन्न करने में सक्षम है, अलग करने में सक्षम है ना? अगर आप शॉपिंग मॉल में जाएँगे तो वहाँ पेप्सोडेंट, कोलगेट, पतंजलि, है ना? सेंसोडाइन दुनिया जहान के पेस्ट रखे होंगे। लेकिन आप केवल मार्क को देख के अपनी चॉइस वाला प्रोडक्ट उठा लेते हैं। इसका मतलब कि वो मार्क इतना फेमस हो गया है, वो मार्क इतना जेनरस हो गया है सोसाइटी में कि लोग वस्तुओं को सुभिन्न करने में सक्षम हैं। तो ये सुभिन्नता होनी चाहिए। अगर ट्रेडमार्क में सुभिन्नता नहीं है, तो वो कभी भी पंजीकृत नहीं होगा। कभी भी आप उस पर प्रोप्राइटरशिप क्लेम नहीं कर सकते और ट्रेडमार्क जो है वो वस्तुओं के लिए यानी गुड्स के लिए और सेवाओं यानी सर्विसेज दोनों के लिए पंजीकृत हो सकता है। ठीक है? 1958 के अधिनियम में ऐसा नहीं था। 1958 के अधिनियम में केवल वस्तुओं के लिए संरक्षित होता था, सेवाएँ नहीं थी। उस ज़माने में सेवाएँ जो थी, वो कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं थी। उस ज़माने में सर्विसेज के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। लोग प्रोडक्ट खरीदते थे और बाद में कहीं से बनवा लिया। सर्विसेज कंपनीज़ नहीं देती थी जो मैन्युफैक्चर करती थी। नहीं, लेकिन 70 के दशक के बाद सर्विसेज उतनी ही इक्वल हो गई, इतनी ही इम्पोर्टेंट हो गई, जितने कि प्रोडक्ट लोगों ने बिना सर्विस के प्रोडक्ट को खरीदने से मना कर दिया, है ना? इनकार कर दिया, इसलिए सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाने लगी। अब बात आती है कि क्या ट्रेडमार्क के कई काइंड्स होते हैं? जी हाँ, ट्रेडमार्क के 3 काइंड्स होते हैं। अगर ट्रेडमार्क
एक्ट को आप पढ़ेंगे तो 4 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन काइंड 3 ही होते हैं। पहला सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, दूसरा कलेक्टिव ट्रेडमार्क, तीसरा वेल नोन ट्रेडमार्क। ठीक है? पहला प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह, दूसरा संयुक्त व्यापार चिन्ह, तीसरा सुविख्यात व्यापार चिन्ह। ठीक है? तो ये सारे व्यापार चिन्ह है, मैं एक-एक करके आपको समझाता हूँ। सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क किसे कहते हैं? ये समझ लीजिए। आपने देखा होगा जब आप मार्केट में प्रेशर कुकर खरीदने जाते हैं, तो आप कहते हैं मुझे हॉकिंस का प्रेशर कुकर दे दीजिए। आप हॉकिंस का प्रेशर कुकर खरीदते हैं और उसके बाद तुरंत पलट के चेक करते हैं इस पे आईएसआई मार्क लगा है कि नहीं लगा है। है ना? आप आयरन मार्केट से खरीदने जाते हैं, आप चेक करते हैं कि फिलिप्स का मार्क आयरन दे दीजिए, लेकिन फिर चेक करते हैं आईएसआई मार्क लगा है कि नहीं लगा है। आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, आप ज्वेलरी भले ही किसी की खरीदें, हरे कृष्णा ज्वेलर्स की खरीदें, शेर सिंह का खरीदें, तनिष्क का खरीदें, लेकिन आप उस पे चेक करते हैं कि हॉलमार्क लगा है कि नहीं लगा है ना? हॉलमार्क सर्टिफाइड ज्वेलरी है कि नहीं है। तो बहुत सारे व्यापार चिन्ह ऐसे हैं, ना तो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ना सर्विसेज रेंडर करते हैं, लेकिन वस्तुओं को सर्टिफाई करने का काम करते हैं, है ना? जैसे कि आप देखिए आईएसआई ट्रेडमार्क, है ना? ये जो एनर्जी सेविंग वाला है ट्रेडमार्क ये है, एगमार्क, आईएसओ, है ना? हॉलमार्क, बिस। तो ये ट्रेडमार्क क्या करते हैं, ये कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सेगमेंट्स की गुड्स को सर्टिफाई करते हैं। तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन की फॉर्म में भी होते हैं, है ना? बजाज, होंडा, पतंजलि, फॉर्च्यून, ये गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आईएसआई, एगमार्क, एफपीओ, खसासी, आईएसओ 9001, आईएसओ 9002 ये किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुड्स को सर्टिफाई करने का काम करते हैं। पहली काइंड जो है वो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क की होती है, दूसरी काइंड कलेक्टिव ट्रेडमार्क की है, ये बहुत रेयरली यूज होती है ना? जैसे मान लीजिए कि एक पिताजी के 2 बेटे हैं और पिताजी ने ट्रेडमार्क शुरू किया, पिताजी की डेथ हो गई, तो अब एक कहेगा और मान लीजिए इनके 2 बेटे हैं, तो एक कहेगा मैं ट्रेडमार्क इस्तेमाल करूँगा, बी कहेगा मैं ट्रेडमार्क इस्तेमाल करूँगा। और ट्रेडमार्क ऐसी वस्तु है नहीं कि आधी-आधी बाँट दी जाए, है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि दोनों के नाम में ट्रेडमार्क हो जाए और दोनों उसको इस्तेमाल कर पाएँगे और दोनों एक-दूसरे का इन्फ्रिंजमेंट नहीं करेंगे, एक-दूसरे का वायलेशन नहीं। ठीक है? तो इसे कलेक्टिव ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। थर्ड जो है वो वेल नोन ट्रेडमार्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क। कभी-कभी ट्रेडमार्क को जब आप इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं, अपनी वस्तुएँ बेचते हैं, तो वस्तुएँ बहुत जल्दी ख्याति प्राप्त कर लेती हैं और बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर लेती हैं। और ये ख्याति इतनी बड़ी होती है कि जनता के ज़्यादातर भूभाग में इसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है और इसकी जो ख्याति है वो एट पार हो जाती है, ज्योग्राफी के पार हो जाती है, कई कंट्रीज़ में हो जाती है ना? बड़ी ख्याति हो जाती है। तो जब बड़ी ख्याति हो जाती है ऐसे ट्रेडमार्क को वेल नोन ट्रेडमार्क, तो विख्यात व्यापार चिन्ह कहते हैं। ठीक है? मतलब ये इसको समझ लीजिए कि साधारण व्यापार चिन्ह में और वेल नोन ट्रेडमार्क में क्या अंतर होता है। जब साधारण व्यापार चिन्ह पंजीकृत होता है, तब वो किसी वस्तु के लिए पंजीकृत होता है। जैसे अशोक मसाले के लिए, बाटा जूते के लिए है ना? पतंजलि पर्टिकुलर गुड्स है, निश्चित है उनके लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब ख्याति अनलिमिटेड हो जाती है, ख्याति बहुत ही वाइड रेंज की हो जाती है, लार्जर हो जाती है ना? तब ऐसी स्थिति में उस ट्रेडमार्क को हम वेल नोन ट्रेडमार्क कहते हैं। और अगर कोई ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उस ट्रेडमार्क को कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना? मैं फिर से समझा देता हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि अशोक के नाम से मसाले मार्क फेमस हो गया, अशोक मार्क फेमस हो गया मसाले के संदर्भ में। तो अब जो अशोक मसाले के प्रोप्राइटर हैं, वो अशोक मसाले बेचेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति अशोक के नाम से मसाले नहीं बेच पाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति अशोक के नाम से कोई और काम कर सकता है। अशोक के नाम से साइकिल बेच सकता है, अशोक के नाम से साड़ी बेच सकता है, अशोक के नाम से ब्रेड बेच सकता है, अशोक के नाम से परफ्यूम बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अशोक जो है वो जनरल ट्रेडमार्क है और वो केवल मसाले के लिए पंजीकृत किया गया है, अन्य वस्तुओं के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है और ना ही वो वेल नोन ट्रेडमार्क पंजीकृत किया गया है। लेकिन अगर कोई ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत हो जाता है, तब फिर कोई दूसरा व्यक्ति किन्हीं दूसरी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। जैसे टाटा जो है वो वेल नोन ट्रेडमार्क है ना? आज आप अशोक के नाम से जूता बनाना स्टार्ट कर दें, अशोक के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति जूता नहीं बना रहा है, तो आप बना सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप चाहे अपने ट्रेडमार्क को पंजीकृत कराएँ या ना कराएँ। लेकिन अगर आज आप टाटा के नाम से जूते बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो आप नहीं कर
पाएंगे ये टाटा के ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अशोक मसाले वेल नोन ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन टाटा वेल नोन ट्रेडमार्क है। टाटा की ख्याति लगभग 100 कंट्री है, मोर देन 100 कंट्रीज व्यापार कर रहे हैं। उनके पास 50 से प्रोडक्ट है, मसाले बनाते हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं, नमक बनाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कार बनाते हैं, कॉमर्शियल ट्रक्स बनाते हैं, दुनिया जहान की चीजें बनाते हैं, है ना? तो वेल नोन ट्रेडमार्क वो ट्रेडमार्क होता है तो कभी-कभी एक वस्तु की पंजीकृत होता है, लेकिन उसकी ख्याति इतनी बड़ी होती है कि दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु के लिए भी इस्तेमाल नहीं। मर्सिडीज बेंज, मर्सिडीज बेंज केवल कार बनाती है, लेकिन अगर आज आप चाहे मर्सिडीज बेंज के नाम से चिप्स बनाना स्टार्ट कर दें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मर्सिडीज बेंज वेल नोन ट्रेडमार्क, ठीक है? तो ये वेल नोन ट्रेडमार्क की इंपॉर्टेंस होती है। वेल नोन ट्रेडमार्क बहुत प्रीशियस होता है और ये बहुत कठिन क्राइटेरिया के बाद रजिस्टर होता है। इसकी फी भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मैंने कुछ वेल नोन ट्रेडमार्क के आपको नाम दिखाए हैं, याहू, एडिडास, है ना, बीबीसी, बीएमडब्ल्यू, बर्गर किंग, वॉलमार्ट, सीएनएन, शेल, यूपीएस, कोका कोला, ये सब वेल नोन ट्रेडमार्क है ना? तो आप इनका इस्तेमाल किसी भी अन्य वस्तु के लिए भी नहीं कर पाएंगे, ठीक? अब बात आती है कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उसका एक ट्रेडमार्क चूज किया, तो कौन सा वर्ड आपको ट्रेडमार्क के लिए चूज करना चाहिए, कौन सा वर्ड ट्रेडमार्क के लिए चूज नहीं करना चाहिए? मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो क्राइटेरिया लीगल टर्म्स में जाएंगे तो बहुत आपको हेक्टिक महसूस होगा या बहुत ही कंफ्यूजिंग महसूस होगा। मैंने इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक एंटरप्रेन्योर जिसे लीगल नॉलेज नहीं है उस रिस्पेक्ट में इसको मैंने समराइज करने की कोशिश की है। नंबर वन, पहला ये कि हमेशा कोशिश करें, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये करें कि आपका ट्रेडमार्क इन्वेंटेड वर्ड हो। आपका ट्रेडमार्क एक ऐसा वर्ड हो जो वर्ड आज से पहले कभी यूज ही ना किया गया हो। अगर आपका ट्रेडमार्क एक ऐसा वर्ड जो कोई यूज नहीं किया गया है तो पहली बार में ही बिना किसी ख्याति के भी रजिस्टर हो जाए। इन्वेंटेड वर्ड बोलते हैं, मतलब ये कि दो या दो से अधिक वर्डों को मिलाकर एक ऐसा वर्ड मिलाइए कि वो एक नया वर्ड बन जाए, उस वर्ड की नई आइडेंटिटी बन जाए, नया कैरेक्टर, नया फेस बन जाए, है ना? दो शब्दों को मिलाइए और एक नया शब्द तैयार कर दीजिए। वो शब्द पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, डिक्शनरी में उसका कोई मीनिंग ना हो, ठीक है? तो चूंकि ये वर्ड आज से पहले दुनिया में ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना, ना किसी ने इस्तेमाल किया, इसलिए आपकी वस्तुओं के लिए रजिस्ट्रार इस वर्ड को ट्रेडमार्क के रूप में बड़ी आसानी से पंजीकृत कर देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम लोग ही होते हैं जो इन्वेंटेड वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। जनरली लोग कॉमन वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉमन वर्ड तो कोई कुछ पाबंदियां हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव वर्ड, है ना? आपका वर्ड जो है वो वस्तु की व्याख्या करने वाला नहीं होना चाहिए। आप कोई ऐसा वर्ड ना चूज करें जो आपकी वस्तु की ही व्याख्या कर रहा हो। जैसे आप सुनार की दुकान खोलें, गोल्ड स्मिथ की दुकान खोलें और ट्रेडमार्क रख लें 24 कैरेट, तो फिर आप इसे पंजीकृत नहीं करा पाएंगे तब तक जब तक कि आपने इसको कई सालों तक इस्तेमाल करके ख्याति अर्जित नहीं, है ना? और 24 कैरेट तो जो है वो एक कैरेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड है और इसके साथ साथ जेनरिक वर्ड भी है ना? तो ऐसी स्थिति में और जेनरिक वर्ड तो बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकते, बिल्कुल रजिस्टर नहीं किया जा सकता। तो आपका वर्ड जेनरिक वर्ड नहीं होता। जेनरिक वर्ड क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद। तो पहली बात ये कि आपका वर्ड डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। वस्तु की क्वालिटी, क्वांटिटी, पर्पस, वैल्यू, ऑब्जेक्ट, ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल नेम को बताने वाला नहीं है ना? आपने एक समोसे का काम शुरू किया, नाम रख लिया बनारस समोसा। अब समोसे का बनारस से कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर ये वर्ड रजिस्टर्ड जनरली नहीं हो पाएगा, एक्सेप्शनली हो जाएगा। एक्सेप्शनली कब? जब आपका वर्ड बनारस समोसे के रिस्पेक्ट में इतना फेमस हो जाए कि जब भी लोग समोसे का नाम ले आपको बनारस शब्द जानने लगे, है? जैसे मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ, साफी। आज मैं अगर आपको साफी का नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में एक मेडिकल प्रिपरेशन आती है, हमदर्द की बनी हुई, है ना? मैं नाम लूँ हमाम, तो हमाम के नाम से एक साबुन की इमेज दिमाग में उभरती है। मैं नाम लूँ संतूर, तो संतूर के नाम से साबुन दिमाग में उभरता है। मैं नाम लूँ चेरी, तो चेरी के नाम से पॉलिश आती है। ये आप अगर गौर करिए कि मैंने जितने भी नाम लिए ये सब नाम
उन प्रोडक्ट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है ना? संतूर का साबुन से कोई रिलेशन नहीं है। संतूर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि म्यूजिक में बजाया जाता है। चेरी एक फल होता है जो कि खाया जाता है, जबकि उसके नाम से पॉलिश आती है ना? हमाम का मतलब बाथरूम होता है, लेकिन साबुन, ठीक है? तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कि जो कि डिस्क्राइब करते हैं, है ना? डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं। तो डिस्क्रिप्टिव वर्ड सामान्यतः पंजीकृत नहीं होते हैं। आप उनको इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करने के बाद ख्याति अर्जित कर लीजिए, और ख्याति ऐसी हो जाए कि नाम ले उस ट्रेडमार्क का और लोग समझे वस्तु। जैसे आज मैं कहूँ संतूर, तो संतूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन आप समझते हैं साबुन। मैं नाम लेता हूँ चेरी, आप समझते हैं शू पॉलिश। इसका मतलब कि आपका डिस्क्रिप्टिव वर्ड सेकेंडरी मीनिंग एक्वायर कर ले। देखिए प्राइमरी मीनिंग क्या है संतूर का? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन साबुन के संदर्भ में वो इतना प्रयोग किया जा चुका है, उसकी इतनी ख्याति हो गई है कि अब संतूर का नाम जब लिया जाता है तो लोग समझते हैं साबुन। मार्केट में लोग समझते हैं साबुन। इसका मतलब कि संतूर का प्राइमरी मीनिंग है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी मीनिंग हो गया है सोप। तो जब आपका वर्ड सेकेंडरी मीनिंग एक्वायर कर लेता है, तब तो आपका डिस्क्रिप्टिव वर्ड पंजीकृत होगा, अदरवाइज आपका डिस्क्रिप्टिव वर्ड पहली बार में पंजीकृत। तो या तो आप डिस्क्रिप्टिव वर्ड चूज मत करिए, और अगर डिस्क्रिप्टिव वर्ड चूज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फिर उसका इस्तेमाल करिए 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल, और जब उसकी ख्याति हो जाए तब उसके रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करिए। आप आज डिस्क्रिप्टिव वर्ड चूज किया, कल एप्लीकेशन फाइल कर देंगे रजिस्ट्रेशन की, रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि आप सेकेंडरी मीनिंग साबित ही नहीं कर पाएंगे, आप ख्याति साबित ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स नहीं होना चाहिए, और अगर है तो फिर ख्याति होगी। ऐसी कॉमन लैंग्वेज का वर्ड नहीं होती है। आप खोलेंगे रेस्टोरेंट, नाम रख देंगे स्वाद, नाम रख देंगे होटल, नाम लिख देंगे खाना खजाना, नहीं पंजीकृत होगा। क्यों? डिक्शनरी का वर्ड है। ये वर्ड बहुत पहले से ही कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है, और पर्टिकुलरली उसी गुड्स के रिस्पेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए आप व्यापार चिन्ह के रूप में पंजीकृत कराना चाहते हैं। तो ये पंजीकृत नहीं होगा। हाँ, आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ख्याति अर्जित करनी पड़ेगी। जब आप ख्याति अर्जित कर लेंगे तब पंजीकृत हो जाएगा। तो इन्वेंटेड वर्ड में और डिस्क्रिप्टिव वर्ड में अंतर क्या है? इन्वेंटेड वर्ड तुरंत पंजीकृत हो जाता है, उससे में ख्याति प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस। लेकिन डिस्क्रिप्टिव वर्ड जो होते हैं, कॉमन लैंग्वेज के जो वर्ड होते हैं, वो अपने आप में ख्याति प्राप्त वर्ड नहीं होते हैं, उनको ख्याति अर्जित करनी पड़ती है, तब जाकर वो पंजीकृत होते हैं। नेक्स्ट है कि जेनरिक वर्ड्स नहीं होना चाहिए। जेनरिक वर्ड वो वर्ड होते हैं जो एक क्लास को फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं, एक समूह को बनाते हैं, है ना? जैसे मैं आपसे कहूँ फर्नीचर, तो फर्नीचर में बहुत कैटेगरीज आती है। सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल, सेंटर टेबल, चेयर, स्टूल, है ना? तो फर्नीचर इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो फर्नीचर क्या है? जेनरिक वर्ड है। तो इस जेनरिक वर्ड को आप कभी भी व्यापार चिन्ह के लिए पंजीकृत नहीं करा पाएंगे। अगर आपने ख्याति भी अर्जित कर ली तभी पंजीकृत नहीं, क्योंकि जेनरिक वर्ड पंजीकृत होते ही नहीं, है ना? तो म्यूजिक, स्टेशनरी, फर्नीचर, होम, ये सब जेनरिक वर्ड्स हैं, एंड दे आर नॉट रजिस्टरेबल एट ऑल। ठीक है? और लास्टली, कि आपका वर्ड जो है वो डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं होता है। आप कभी भी कोई वर्ड ऐसा चूज मत करिएगा जो किसी दूसरे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता हो, है ना? अगर आप मिलता जुलता चूज कर लेंगे तो फिर वो कभी पंजीकृत नहीं होगा, और अगर मामला कोर्ट में चला गया तो आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। भले ही आपने कितना पैसा बिजनेस में लगाया हो, भले ही आपने कितना ट्रेडमार्क के एडवर्टीजमेंट पर रेवेन्यू खर्च किया हो, आपको वो ट्रेडमार्क इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा, है ना? डिसेप्टिवली सिमिलर का मतलब क्या होता है? डिसेप्टिव सिमिलर का मतलब मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। आप देखते हैं घड़ी डिटर्जेंट केक का बड़ा एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पे, घड़ी डिटर्जेंट केक, है ना? थोड़ा आसपास गांव में जाएंगे, आपको घड़ी के बजाय छड़ी डिटर्जेंट दिखती होगा। अंतर क्या होगा? घड़ी की जगह छा लिखा होगा, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन, पैटर्न, फॉन्ट, रेशियो सब एक जैसा होगा। इसे कहते हैं डिसेप्टिव सिमिलैरिटी, भ्रामक समरूप, धोखा देने दे सकने वाला समरूपता। मतलब इतनी समरूपता रखिए कि जिससे जनता को धोखा हो जाए, है ना? कोर्ट इन सब चीजों को कंसिडर करती है, रजिस्ट्रार इन सब चीजों को कंसिडर करता है, और उसे ये लगता है कि नहीं, आपके ट्रेडमार्क के कारण दूसरे के ट्रेडमार्क के साथ भ्रम पैदा हो सकता है, तो व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रार उस ट्रेडमार्क को पंजीकृत करने से मना करते हैं। और आप बिना पंजीकरण किए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति ने मुकदमा फाइल कर दिया, घड़ी वाले ने छड़ी को मुकदमा फाइल कर दिया, तो छड़ी भले ही रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन फिर भी उसको अपने ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करना बंद कर, जिसे कहते हैं डिसेप्टिव सिमिलैरिटी।
है ना? भ्रामक संपूर्णता। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए वो ये कि आप अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएँगे? आप अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन खुद करा सकते हैं या फिर ट्रेडमार्क के एजेंट्स होते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से, आप उनको उनकी फीस पे कर दीजिए और आपके बिहाफ पर वो एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, आपकी सारी प्रोसीडिंग वो करेंगे। रजिस्ट्रेशन के 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड मैनर और प्रेस्क्राइब्ड फी। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होना चाहिए, है ना? रूल्स में फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आप भरेंगे, दूसरे फॉर्मेट में नहीं भरेंगे, है ना? जैसे कि आप देखिए, जो ट्रेडमार्क रूल्स है 2017 की, उसमें शेड्यूल सेकंड दिया, शेड्यूल सेकंड में फॉर्म नंबर है टीएम, ट्रेडमार्क ए। तो अगर आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना है, आप ए फॉर्म भरेंगे। फॉर्म आप मैनुअली भर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है? मैनुअली ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में जाके भरेंगे। इंडिया में 5 ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है ना? मुंबई, कोलकाता, मद्रास, न्यू दिल्ली, है ना? अहमदाबाद, ठीक? तो ये सारी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रियाँ हैं। जिस एरिया में आप आते हैं, उस एरिया के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ऑफिस में आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे। और या फिर ऑनलाइन भी मैंने वेबसाइट दे रखी है, एड्रेस दे रखा है। इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, है ना? मैं उस मैनर में फाइल करेंगे जिस मैनर में कहा गया। 2 मैनर है, एक ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन, ठीक है? और इसके साथ-साथ उसके साथ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। कि एप्लीकेशन में क्या-क्या जाएगा, क्या-क्या एविडेंसेस जाएँगे, कैसे भरना है, किस तरीके से उस पर एविडेंसेस लगाने हैं, वो मैनर आपको फॉलो करना है, ठीक है? और तीसरा है प्रेस्क्राइब्ड फी, आपको फी पे करनी पड़ेगी। फी कितनी है? अगर आप इंडिविजुअल हैं, है ना? अगर आप स्टार्टअप हैं या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, तो आप मैनुअली फाइल कर ₹5000 फीस, ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो ₹500 की छूट मिलेगी, 4500 लेकिन बाकी सारे केसेज़ में मतलब ये कि कंपनी के केस में या अलग केस में ₹10,000 या फिर ₹9000 ऑनलाइन। तो ₹10,000 मैनुअली, ₹9000 ऑनलाइन। सॉरी। इसके बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, रजिस्ट्रार उसका एडवर्टाइजमेंट कराएगा, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट कराने का उद्देश्य ये है कि कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं है जिसको कि इस ट्रेडमार्क से नुकसान हो जाए, है ना? तो पूरी जनता के सामने रखा जाता है, ठीक? अगर आपको उससे कुछ दिक्कत है, तो आप उसका अपोज़ कर सकते हैं, ठीक है? अपोज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड फी में करेंगे। 4 महीने का आपको टाइम मिलता है अपोज़ करने का। आप 4 महीने के अंदर अपोज़ करेंगे, ठीक है? अपोज़ करने के बाद होगा क्या कि रजिस्ट्रार एप्लीकेशन को चेक करेगा, ऑब्जेक्शंस को चेक करेगा, काउंटर ऑब्जेक्शन को चेक करेगा, एविडेंसेस को चेक करेगा। अगर ज़रूरत लगती है तो दोनों पार्टीज़ को बुलाएगा, एप्लीकेंट को बुलाएगा, जिसने ऑब्जेक्शन किया उसको बुलाएगा, उनको सुनेगा और सुनने के बाद ही डिसाइड करेगा कि एप्लीकेशन रजिस्टर होने लायक है या नहीं। या तो उसको रिजेक्ट कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा, ठीक है? जब भी ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा इंडिया में 10 साल के लिए रजिस्टर होगा, ठीक है? 10 साल जब खत्म होने वाले होंगे उससे 6 महीना पहले ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार आपको एक नोटिस देगा कि आपका ट्रेडमार्क की जो ड्यूरेशन है वो खत्म होने वाली है, इसका रिन्यूअल करा लें। आप प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड फी, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अगर अप्लाई करते हैं तो आपके उसी ट्रेडमार्क का रिन्यूअल हो जाएगा, फिर अगले 10 साल के लिए मिल जाएगा। और ये इनफाइनाइट नंबर्स के लिए होता है, आप जितनी बार उतने रिन्यूअल करा लीजिए। 10 के बाद 20 के बाद 30, है ना? 10-10 साल करके बढ़ते रहेंगे, ठीक है? अगर आपने 6 महीने के अंदर वो नहीं कराया रिन्यूअल, तो 6 महीने और मिलते हैं और 6 महीने में आप रिन्यूअल करा लीजिए, ठीक है? अगर वो 6 महीने में रिन्यूअल नहीं कराएँगे तो 1 साल के अंदर आपका ट्रेडमार्क रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है? और 1 साल के अंदर अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं और रजिस्ट्रार को लगता है तो उसको रेस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अब बात आती है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा रजिस्ट्रेशन कराने से? रजिस्ट्रेशन कराने से आपको 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आप एक्सक्लूसिवली यूज़ कर पाएँगे, है ना? बिना किसी फ़ियर के, बिना किसी डर के। एक बार आपका ट्रेडमार्क पंजीकृत हो गया, जैसे मैंने चाहा वैसे यूज़ करिए। आप प्रोडक्ट बनाइए, मार्केट में भी है, नहीं आपको समझ में आता है, आप अपने ट्रेडमार्क को बेच दीजिए, ठीक है? किसी दूसरे को दे दीजिए, वो आपकी जगह इस्तेमाल करेगा, ठीक है? या लाइसेंस कर दीजिए, लाइसेंस ही इस्तेमाल करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मर्ज़ी के बिना उस ट्रेडमार्क को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना? राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग विदाउट योर कंसेंट, ठीक? तो ये 2 राइट आपको मिलते हैं। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति बिना किसी सहमति के, आपकी सहमति से, सहमति मतलब क्या, कि आपको उसने रॉयल्टी पे नहीं की, आपको उसने रेवेन्यू पे नहीं किए और आपके ट्रेडमार्क को इस्तेमाल कर दिया। तो 2 कंडीशन हो सकती है। पहला ये कि आपका ट्रेडमार्क अब पंजीकृत है, आपने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप सिविल कोर्ट में जाएँगे और पासिंग ऑफ का मुकदमा लाएँगे।
और कहेंगे कि साहब इसने मेरे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता ट्रेडमार्क, है ना, वो अपनी बस में मेरे नाम से चला दिया, पासिंग ऑफ करना मतलब चला देना, ठीक है, आप सूट फाइल करेंगे। अगर आपका ट्रेडमार्क पंजीकृत है तो आप बेटर पोजीशन में, क्यों बेटर पोजीशन में, क्योंकि ट्रेडमार्क एक्ट में ये लिखा गया है कि ये जो तरीके हैं जिनसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना सहमति के इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस तरीके से इस्तेमाल करता है तो आप कहिए कि मेरा इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, अतिलंघन बोलते हैं हिंदी में इसको, कि अतिलंघन हुआ है और आप अतिलंघन के लिए मुकदमा डालें। मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट से बिलो कोर्ट में फाइल नहीं होगा, मतलब ये कि आईपीआर को विशेष दर्जा दिया गया है, सीधे डिस्ट्रिक्ट जज की रैंक के बराबर कोर्ट में फाइल होगा, ठीक है, और 3 तरीके की रेमेडी उसमें आपको मिलेंगी, ठीक है, वो रेमेडी आप ले सकते हैं। क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इसके बाद कैंसिलेशन ऑफ ट्रेडमार्क, एक बार आपने ट्रेडमार्क पंजीकरण करा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडमार्क घर पे रख के बैठ जाएंगे, है ना, ट्रेडमार्क मिलता है यूज करने के लिए, अगर आप उसका यूज नहीं करेंगे और कोई ये साबित कर देता है कि जिन्होंने 3 साल से लगातार इसका यूज नहीं किया है, तो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार आपके ट्रेडमार्क को कैंसिल कर सकता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट में जो शर्तें लिखी गई हैं उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, और दूसरा आप उसको यूज करते हैं, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं लगातार 3 साल से तो आपके ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रार कैंसिल कर देगा, तो आप उसको कभी भी यूज नहीं करेंगे और वो किसी दूसरे के नाम में पंजीकृत किया जा सकता है, ठीक है। असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन, अगर आप अपने ट्रेडमार्क को खुद इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है ना, तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, इसे हम असाइनमेंट बोलते हैं, मतलब जितने राइट्स आपके पास हो उतने राइट किसी और को दे सकते हैं, फिर सारे राइट्स दूसरे व्यक्ति के पास चले जाएंगे और वो उसको इस्तेमाल करेंगे, इसे बोलते हैं असाइनमेंट। तो आप अपनी सहमति से उस व्यक्ति को असाइन कर सकते हैं। दूसरा होता है ट्रांसमिशन, सपोज करिए प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, तो अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके जो भी लीगल एयर्स है उनको ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिट कंसेंट से नहीं होता है, ट्रांसमिट लॉ से होता है। लॉ मतलब पार्टी हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा, पार्टी मुस्लिम है तो मुस्लिम सक्सेशन एक्ट लगेगा, या पार्टी किसी अदर रिलीजन को बिलोंग करती है तो उस पर्सनल लॉ का सक्सेशन एक्ट जो होगा वह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और लास्ट है कि आप रजिस्टर्ड यूजर बना सकते हैं, आप ये चाहते हैं कि ट्रेडमार्क मैंने बनाया है लेकिन मैं इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल शर्तों के अधीन करें, इसे कहते हैं लाइसेंसिंग, ठीक है। तो आप ट्रेडमार्क को बेचना नहीं चाहते हैं, बल्कि इस्तेमाल करने की इजाजत है कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करे, और या तो 3 साल के 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, या फिर अनलिमिटेड पीरियड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे कहते हैं लाइसेंस, इसे बेचना कहते हैं, इसे कहते हैं कि आप कुछ राइट्स दे देते हैं, उसको केवल यूज करने का देते हैं, ओनरशिप राइट नहीं देते हैं। जैसे आपके पास मकान है तो आप अपना मकान किराए पे दे देते हैं ना, एक तरीका होता है कि आप दे देते हैं, दूसरा तरीका होता है कि आप किराए पे दे देते हैं। जब आप बेच देते हैं तो आपके सारे राइट्स खत्म, लेकिन जब आप किराए पर देते हैं तो आपके राइट्स खत्म नहीं होते, बस आपको आपके पास यूज करने का राइट नहीं रहता है, यूज कोई दूसरा व्यक्ति करता है, ठीक है। और जो व्यक्ति यूज करता है वो किसी दूसरे को यूज करने का राइट नहीं दे सकता, वो खुद ही यूज करेगा, किसी दूसरे को नहीं देगा, ठीक है। जैसे मैकडोनल्ड है ना, मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड की जो फ्रेंचाइजी है वो मिलती है, मैकडोनल्ड एक ट्रेडमार्क है, अमेरिका में रजिस्टर्ड है, ठीक है, लेकिन मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी बांटते हैं, तो जिन्हें कोई फ्रेंचाइजी मिली हुई है वो केवल उसका यूज कर सकते हैं उन शर्तों के अधीन जो शर्तें मैकडोनल्ड के प्रोप्राइटर ने सर्टिफिकेट के माध्यम से लगाई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना 1 घंटा दे दिया है, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं बताने के लिए कि एफिलिएट बोर्ड की स्थापना की गई है कि अगर कोई शिकायत हो तो आप एफिलिएट को निश्चित शिकायत कर सकते हैं, है ना। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आप लोगों से मैं बता दूँगा, और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो बिना झिझक पूछ सकता है। Okay, thank you, sir. ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर मनीष अरोड़ा जी का, जो कन्वेयर इस वर्कशॉप के और कन्वेयर है MOE BHU के, और मैं डॉक्टर पीयूष जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कन्वीनियंट वे में अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच टू ऑल, इंक्लूडिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। Thank you, sir. Am I audible, sir? हाँ, you are audible. You Okay. can. So, sir, I would like to thank you on the behalf of Ministry of Education Innovation Cell IIC BHU for taking your valuable time for this session.
I hope your words for the students will prove useful in their future. And I also express my gratitude to the students who participated in this session. IIC BHU will be eager and hopeful to do such activities with you in the future as well. Thank you so much, sir, for sparing a grateful time with us. Thank you so much. Thank you. May I leave? Yes, sir, you may leave. Okay. Dear Thank you. student, you also may leave now.